जनपद की विकास परियोजनाओं के लिए उद्घाटन लोकार्पण के साथ साथ प्रदेश में निवेशकों को इंसेंटिव वितरण के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रभारी मंत्री श्री कुंवर ब्रजेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, माननीय सांसद सुरेंद्र नागर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, माननीय विधायक श्री तेजपाल सिंह नागर जी, माननीय विधायक पंकज सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्रीचंद शर्मा जी, नरेंद्र भाटी जी, माननीय विधायक धर्मेश तोमर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गजेंद्र मावी जी, प्रदेश मंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी जी, जिलाध्यक्ष शाहपुर नरेश तोमर जी, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर श्री विकास चौहान जी, श्री सत्यपाल प्रधान जी, मनोज गुप्ता जी, श्रीमती गीता पंडित जी, मदन चौहान जी, वाईपी सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी और उपस्थित दादरी और साठा चौरासी के उपस्थित सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे एनटीपीसी के इस प्रांगण में राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का सौभाग्य आपने प्रदान किया है। मैं आयोजन समिति के साथ साथ माननीय विधायक जी का, माननीय सांसद जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का और इस आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों का, एनटीपीसी परिवार का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप अपना पूरा जीवन समर्पित किया। वे चित्तौड़ के उस इतिहास प्रसिद्ध वंश में पैदा हुए जिस इतिहास प्रसिद्ध वंश ने देश के अंदर महाराणा सांगा जैसा प्रतापी राजा दिया था। महाराणा सांगा के बारे में कहते हैं कि उनके शरीर में युद्ध भारत के लिए विधर्मियों से लड़ते हुए इतने घाव थे कि उनकी गिनती करना भी कठिन था, लेकिन तब भी उन्होंने भारत के सनातन धर्म की ध्वजा पताका को और भारत के स्वाभिमान को विधर्मियों के सामने कभी झुकने नहीं दिया था। महाराणा सांगा के समय में भारत का इतिहास बताता है भारत की सीमाएं ईरान तक पहुंच चुकी थी। और बहनों और भाइयों, महाराणा सांगा के बाद स्थितियां परिवर्तित हुई। एक समय ऐसा भी आ गया था जब महाराणा प्रताप को गद्दी मिली थी, तब ज्यादातर भूभाग, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में कुंभलगढ़ में होता है। चित्तौड़गढ़ का मुख्य भूभाग से उन्हें हटना पड़ा था, उनके पहले से ही उनको उससे संबंध समाप्त हो चुका था। लेकिन मात्र 28 वर्ष की उम्र में पहला युद्ध उनको लड़ना पड़ा था। पहला युद्ध 28 वर्ष की उम्र में, और वह भी
अकबर जैसे विशाल साम्राज्य के सामने वो युद्ध लड़ रहे थे। और फिर 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध जून 1576 में होता है, मात्र 36 वर्ष की उम्र महाराणा प्रताप की उस समय रहती है। और 36 वर्ष की उम्र में हल्दी घाटी ने उन्हें राष्ट्र नायक बना दिया। याद करिए, मात्र 20,000 सैनिकों के साथ अकबर की लाखों की सेना का मुकाबला करते हुए, उनके मारते हुए, काटते हुए, वे लगातार उस युद्ध को लड़ते रहे। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में एक लेखक अल-मुदायनी कहते हैं, जब अकबर का सेनापति पूछता है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाना चाहिए, तो उसका सेनापति कहता है अपने सैनिकों से, काटो, दोनों ओर से मरने वाले तो ये सब हिंदू ही हैं, इसलिए इसकी चिंता मत करो, जो भी कटता उसको काटते जाओ। ये उनकी मानसिकता थी भारत के प्रति। अकबर रहा हो या फिर औरंगजेब रहा हो। और इसीलिए बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, राष्ट्र नायक की श्रेणी में भारत माता के वही सपूत हैं जिनका पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित था, स्वदेश और स्वधर्म के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने घास की रोटी खानी मंजूर की, लेकिन विधर्मियों के सामने झुकना कभी मंजूर नहीं किया। उन राष्ट्र नायकों में महाराणा प्रताप का नाम आता है, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का नाम आता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में इन राष्ट्र नायकों का आदर्श हम सबकी एक प्रेरणा है, और वही प्रेरणा के बल पर हम लोग कुछ कर पाते हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं बहनों और भाइयों, इन राष्ट्र नायकों का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। जो लोग इन राष्ट्र नायकों को सम्मान नहीं दे सकते, वे किसी मानसिक विकृति के शिकार हैं और उनके उपचार की आवश्यकता है। उनको व्यापक उपचार की आवश्यकता है, क्योंकि राष्ट्र नायकों का सम्मान के बगैर वर्तमान पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती, उनको एक नई प्रेरणा प्राप्त नहीं हो सकती। वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा प्राप्त होती है महापुरुषों के जीवन चरित्र से, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से। और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन कालखंड में ही मेवाड़ राजवंश से जुड़े हुए वे सभी क्षेत्र जिन्हें कभी अकबर ने हड़पने की कुछ चेष्टा की थी, उन्हें वापस लेकर के अकबर को भी घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, जो सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए आए हों, जिन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया हो, जिन्होंने भारत की सनातन परंपरा को रौंदने के लिए तमाम षड्यंत्र किए हों, वे भारत के राष्ट्र नायक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। हम राष्ट्र नायक उसको मानते हैं जिन्होंने राष्ट्र और धर्म के लिए कुछ समर्पित किया हो। महाराणा प्रताप का योगदान, छत्रपति शिवाजी महाराज का योगदान और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का योगदान इस दिशा में
अविस्मरणीय है। आने वाली पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा का एक नया स्रोत बना रहेगा। और इसीलिए मैं एनटीपीसी परिवार के साथ साथ यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों का और इस समिति का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की इस भव्य प्रतिमा की स्थापना इस ऊर्जा के इस केंद्र बिंदु एनटीपीसी में स्थापित किया है। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप का यह जीवन हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। आज भी कोई चित्तौड़गढ़ जाता है, पूरा देश हल्दी घाटी की माटी को ले जाकर के उसे एक तीर्थ के रूप में सम्मानित करता है। और याद करिए, ये भारत के अंदर ही हो सकता है। महाराणा तो नायक है ही है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी हम सब के लिए एक नई प्रेरणा छोड़ करके गया है। स्वामी भक्ति का इससे अच्छा उदाहरण दूसरा क्या मिल सकता है। बहनों और भाइयों, यह है भारत का इतिहास। जिन्हें भारत के इस इतिहास की जानकारी नहीं, भारत की इस परंपरा की जानकारी नहीं, वे भारत की नदी संस्कृति को भी नहीं जान पाएंगे। उन लोगों से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। ऐसे कूप मंडूप आज भी भारत के अंदर मौजूद हैं। वे आज भी कूप मंडूप बनकर के ही जी रहे हैं। याद करिए जब 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच, पौष पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि के बीच इस सदी के महाकुंभ के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मैं अभिनंदन कर रहा हूं उन सभी पूज्य संतों का और सनातन धर्मावलंबियों का, जितना कोई भी धर्मी और जितना कोई सेकुलर व्यक्ति महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाता था, जितना दुष्प्रचार करता था, उतनी ही बड़ी संख्या में वे लोग प्रयागराज में आकर के आस्था की पवित्र डुबकी लगा करके उन्हें चिढ़ाने का काम करते थे। जो कोई बोलता था कि वहां गंदगी है, तो जनता जनार्दन की ओर से, सनातन धर्मावलंबियों की ओर से आता था कि वे मूर्ख, तुझे नहीं मालूम, तो बहता पानी और रमता जोगी कभी गंदा नहीं होता है, कभी अशुद्ध नहीं होता है। ये तो शुद्धता की एक नई परिपाटी इन्होंने डाला कि हमारी आस्था है तो हमें भौतिक चीजों से बहुत लेना देना नहीं है। मेरी आस्था है, मैं त्रिवेणी के इस महासंगम को पवित्र भाव के साथ देखता हूं और उसी पवित्र भाव के साथ 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच करके आस्था की डुबकी लगाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने आस्था और आजीविका के एक नए स्रोत को खोला है। उत्तर प्रदेश के अंदर आस्था भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है और संस्कृति, हमारी संस्कृति हमारी समृद्धि का मानक बन सकती है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन में महाकुंभ ने करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, आप सबको मैं महाकुंभ की सफलता पर आपका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। कल मैं बरसाना में था। हमारी ब्रजभूमि इस समय रंगोत्सव में डूबी हुई है। कल वहां लड्डू मार होली थी बरसाना में, और आज लठ मार होली है। पूरे रंग से सरोवर हो रखे, क्या देसी क्या विदेशी, क्या भारत के अब क्या दुनिया के लोग भौचक हैं। विदेशियों की समझ ही में नहीं आ रही क्या है। उनको तो यह बताया गया था कि यहां भेदभाव होता है, जाति के नाम पर लोग बटे हैं, लेकिन यहां देख रहे हैं कि न कोई जाति है, न क्षेत्र है, न भाषा है, न पंथ का विवाद है। सब तो एक दूसरे पर रंग गुलाल के साथ, मौज मस्ती के साथ, उत्साह और उमंग के साथ, एकता के एक नए संदेश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एकता का जो संदेश महाकुंभ से आगे बढ़ा, होली के उत्सव ने
उसे और भी सौहार्द का पुट देकर के मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम कर दिया है। और इसे होली के ठीक पहले मुझे दादरी में आने का अवसर प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध नगर जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ। 1500 करोड़ रुपए की निवेश की परियोजनाओं को हमने यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने के लिए भी आज उसका शिलान्यास और लोकार्पण किया है। और आज प्रातः काल से ही हम लोग यहां पर हैं। गौतम बुद्ध नगर जनपद में ये मेरा 5वां कार्यक्रम है, 5वां कार्यक्रम है। यानी इससे पहले 4 कार्यक्रम हम लोगों ने किए हैं जो गौतम बुद्ध नगर जनपद में निवेश के लिए भी और रोजगार के लिए भी नया अवसर देगा। सबसे पहले हमने सीपी डाटा सेंटर का लोकार्पण किया, जो एआई बेस्ड डाटा सेंटर है। आप सोच सकते हैं डाटा के बगैर आज के दिन पर कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के अंदर लड़ाई डाटा की चल रही है और उस एआई बेस्ड डाटा सेंटर का लोकार्पण, जो उत्तर भारत का पहला ऐसा डाटा सेंटर बना है, उसका लोकार्पण करने के बाद 1000 लोगों को वहां नौकरी और रोजगार मिल रहा है। इसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के एक कार्यक्रम में आए थे, वह यहां पर अपना एक नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेंटर खोल रहे हैं। 15 एकड़ क्षेत्रफल में हजारों लोगों को नौकरी देंगे। फिर मैंने एमएक्यू का एक नए सेंटर का लोकार्पण किया, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक नए सेंटर को यहां लोकार्पित किया है, जो यहां के नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट में अपना योगदान देंगे। लाखों लोगों को, नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए कार्य करेंगे। और फिर शारदा यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने 600 बेडेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी लोकार्पण किया है, जिसमें कैंसर के साथ साथ हृदय रोग के बारे में, किडनी के ट्रांसप्लांट के बारे में और अन्य तमाम बीमारियों की सुपर स्पेशलिस्ट एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। उसका लोकार्पण करने के बाद अब मुझे आपके बीच में इस दादरी में महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि देखिए यहां पे 14 इन्वेस्टर को हमने इंसेंटिव भी दिया, जो पॉलिसी में सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया था, उसके भी चेक वितरित हुए हैं, जिसमें मेजर्स आरसीसीपीएल लिमिटेड रायबरेली, वरुण बेवरेज, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, पसवाड़ा पेपर मिल मेरठ, जेके सीमेंट अलीगढ़, एसएलएमजी बेवरेजेस बाराबंकी, पुरुषोत्तम राम फूड प्रोडक्ट, फूड इंडस्ट्री लखनऊ, मारुति पेपर लिमिटेड शामली, निकिता पेपर्स शामली, टिकोली शुगर मिल्स मुजफ्फरनगर, चंदपुर इंटरप्राइजेस बिजनौर, गंग इंडस्ट्रीज एंड एलाइड प्रोडक्ट हरदोई, पसौनदिया केबल्स गाजियाबाद और सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, इन सभी को उनके इंसेंटिव मिले हैं। बहनों और भाइयों, पहली बार आप सुन रहे होंगे, पहले निवेशक पैसा देता था निवेश करने के लिए, अब निवेश के बदले सरकार उनसे कह रही है कि हमारे नौजवानों को नौकरी दीजिए, हम तुम्हें पैसा देंगे पॉलिसी के अंतर्गत। और ये पैसा भी आज आप सबके सामने हमने वितरित किया है। बहनों और भाइयों, आज ढेर सारी परियोजनाएं आपको दी जा रही हैं और यहां पर इन्होंने, हमारे यहां के विधायक तेजपाल नागर जी ने मुझे कुछ प्रस्ताव भी दिए हैं। इन्होंने कहा है कि यहां पर महाराणा प्रताप की मूर्ति बन रही है, स्थापित हो रही है, तो एक राजकीय डिग्री कॉलेज भी यहां पर उपलब्ध करवा दिया जाए। एक इन्होंने 100 बेडेड चिकित्सालय के निर्माण की भी बात की है और साथ साथ एक आईटीआई की बात की है, एक स्टेडियम की भी बात की है। तो बहनों और भाइयों, मैं इन तीनों चारों चीजों को यहां पे स्वीकृति की घोषणा कर रहा हूं। ये सब आपको हम यहां पे उपलब्ध करवा रहे हैं। यहां के बाईपास के लिए
और यहां के लिए किसानों से जुड़ी हुई समस्या के बारे में भी उन्होंने कहा है। हमने जिला प्रशासन से कहा है कि उन्हें सर्किल रेट बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जिससे किसान को अच्छा मुआवजा मिल सके। आईटीआई भी जो हम यहां बनाएंगे, जो आईटीआई बनेगा, मैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कहूंगा और मुख्य सचिव से भी कहूंगा, आईटीआई ऐसा बनना चाहिए जिसमें यहां के बच्चों को, यहां के नौजवानों को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में, रोबोटिक के बारे में और मॉडर्न एज से जुड़े हुए जितने भी ऐसे कोर्सेज हैं, इनके बारे में हम उनको बता सकें। क्योंकि जब ये बच्चे इसके बारे में जानेंगे तभी यहां पे नौकरी भी कर पाएंगे और जो निवेश हम ला रहे हैं इसका लाभ यहां के लोगों को प्राप्त होगा। यह क्षेत्र तो विकास करेगा ही करेगा, साथ साथ वे स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके स्वयं भी पैसा कमाएंगे और नौकरी देने की बड़ी व्यवस्था अपने स्तर पर भी कर पाएंगे। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे इस बारे में कहना चाहूंगा। आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। आज हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। आज पहचान का संकट नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का संकट नहीं है। 66 करोड़ 30 लाख लोग कुंभ में आए, एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं, एक भी अपहरण की घटना नहीं, एक भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके बारे में देश और दुनिया से आने वाले लोगों को यह लगता होगा कि उत्तर प्रदेश में खतरा है। अब तो हर व्यक्ति जो कुंभ में आया, महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बना, वो कह रहा भाई इतना अच्छा उत्तर प्रदेश, और इसीलिए तो यहां भगवान राम ने जन्म लिया होगा, इसलिए कृष्ण कन्हैया ने मथुरा में जन्म लिया होगा, अपनी लीला रचाई होगी, इसीलिए मां गंगा भी अपना आशीर्वाद और मां यमुना भी अपना सर्वाधिक आशीर्वाद इस उत्तर प्रदेश पर बरसाती है। और जब मां गंगा और मां यमुना आ चुकी है, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान महादेव, देवादिदेव महादेव भगवान विश्वनाथ की पावन धरा यूपी है, तो महालक्ष्मी का भी आशीर्वाद कहां रहने से कहां आप चूकने वाले हैं। ये निवेश इस दिशा में और ये विकास के कार्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इन विकास की परियोजनाओं के लिए भी हृदय से बधाई देता हूं। कुछ ही दिनों के बाद हम लोग आने वाले हैं, यहां पे बहुत सारे बड़े बड़े कार्य हुए हैं। जैसे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनने को लगभग तैयार है, अभी बहुत यानी ट्रायल वहां हो चुका है, लेकिन बहुत जल्दी हम उसका उद्घाटन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करने जा रहे हैं। और अब तो फिल्मों में शूटिंग किसी को करनी हो तो मुंबई नहीं, अब तो यहीं पे फिल्म सिटी हम लोग बना रहे हैं। आपसे यमुना अथॉरिटी में नहीं बन रही है। आप में से जो भी इसके इच्छुक हों तो अभी से ट्रेनिंग ले लो, क्योंकि सुविधा हम यहीं पे देने जा रहे हैं। यहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है, अपैरल पार्क भी बन रहा है, टॉय पार्क भी बन रहा है, और विकास के एक नए युग में अब गौतम बुद्ध नगर जनपद प्रवेश कर चुका है। जितना देश का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है, उसका 65 से 70% आपके जनपद में उत्पादन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट देश के अंदर 55 से 60% आपके गौतम बुद्ध नगर जनपद में हो रहे हैं। एक नया हब बनकर के उभरा है। इसके लिए बेहतरीन कानून व्यवस्था आवश्यक है, और जीरो टॉलरेंस की जो नीति हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर थी, उसी नीति के अंतर्गत एक कार्यक्रम हो रहे हैं, यह अभियान चल रहा है और उसका परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश का हमारा युवा आगे बढ़े, अन्नदाता किसानों के जीवन में खुशहाली आए, बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, और वह भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आज है। इस अवसर पर मैं प्रदेश भर की सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को इस दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि बेहतरीन सुरक्षा का यह माहौल
उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, वे आगे बढ़ेंगे, वे स्वयं स्वावलंबी होंगी, तो हमारा प्रदेश और हमारा देश स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर होकर के प्रधानमंत्री जी के विजन को 2047 में एक विकसित भारत की परिकल्पना में उत्तर प्रदेश भी ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आप सबको आज के इस अवसर पर राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप की इस मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूं। इतनी ढेर सारी परियोजनाओं के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। जिन उद्यमियों को उनके उद्योग लगने के फलस्वरूप इंसेंटिव मिला है, उनका भी मैं हृदय से बधाई देते हुए उम्मीद करता हूं कि अगली बार इससे ज्यादा निवेश उनका यूपी में आएगा और यूपी के लिए वे विकास के इस अभियान को आगे बढ़ा करके नए रोजगार का सृजन करेंगे और उत्तर प्रदेश का हमारा यह युवा देश के विकास में अपना योगदान देते हुए उत्तर प्रदेश को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाएगा। आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं चाहूंगी आप सब ग्रेटर नोएडा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए और साथ ही उन्होंने कई सारी बातें अपने संबोधन में कही। औरंगजेब को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। आभारी हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी। उन्नाव में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। एसडीएम पूर्वा के नेतृत्व में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। अवैध कब्जे वाली दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। बुलडोजर एक्शन के दौरान दुकानदार होली तक कार्रवाई न करने की मांग करते रहे, मगर बुलडोजर एक्शन जारी रहा। पूर्वा तहसील क्षेत्र के कस्बे में अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद में अंसल प्रॉपर्टी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आगरा में अंसल कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आगरा विकास प्राधिकरण ने धोखाधड़ी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि अंसल एपीआई ने साल 2005 में आगरा के बिजपुरी में सदरवन में 477 एकड़ जमीन पर इंटीग्रेटेड सिटी के रूप में सुशांत ताज सिटी नाम से प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। 2008 में नक्शा पास कराते वक्त 100 एकड़ भूमि विकास शुल्क के एवज में एडीए में बंधक रखी गई थी, जिसमें से करीब 100 एकड़ भूमि अंसल ग्रुप पहले ही बेच चुका है और उसके पास करीब 300 एकड़ भूमि का अधिकार था, लेकिन बेची जा चुकी भूमि भी ग्रुप ने बंधक रखी है। साल 2017 तक अंसल ग्रुप को प्रोजेक्ट पूरा करना था, मगर प्रोजेक्ट अधूरा रहा। खरीदारों का करोड़ों रुपए फंस गया। अब थाना लोह मंडी में मुकदमा चल रहा है और इससे पहले अंसल एपीआई के खिलाफ आगरा में 3 मुकदमे दर्ज है। धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। आगरा विकास प्राधिकरण में अंसल ग्रुप के द्वारा लगभग 100 एकड़ जमीन को बंधक बनाकर रखवाया गया था। हालांकि जब इस पूरे मामले की आगरा विकास प्राधिकरण ने जांच पड़ताल की तो पता चला जो 100 एकड़ जमीन अंसल ग्रुप ने आगरा विकास प्राधिकरण के पास गिरवी रखी है, वह जमीन लोगों को बेची हुई है, जबकि शर्तें थी कि आगरा विकास प्राधिकरण को जो गिरवी जमीन दी जाएगी वो अंसल ग्रुप की होगी। लेकिन अंसल ग्रुप ने लोगों को बेची हुई जमीन को ही आगरा विकास प्राधिकरण के पास गिरवी रखवा दिया। जांच पड़ताल के बाद प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम अरुण मोली ने आगरा के पुलिस कमिश्नर जय रविंद्र गौड़ से मुलाकात की और इस पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद तहरीर देते हुए थाना लोहा मंडी में अंसल ग्रुप के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। होली से पहले यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुरादाबाद से आतंकी उल्फत हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी उल्फत पर 25,000 रुपए का इनाम था। आतंकी उल्फत हुसैन हिजबुल से जुड़ा हुआ था। 1999 से 2000 के बीच में आतंकी उल्फत हुसैन पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर भारत आया था। कश्मीर के पूंछ के रहने वाले आतंकी को एटीएस की सहारनपुर यूनिट ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले 2001 में उल्फत हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान उसके पास से 2 पिस्टल, 12 हैंड ग्रेनेड और 39 टाइमर
50 डेटोनेटर और 37 बैटरी, 29 किलो विस्फोटक सामग्री और साथ ही 560 कारतूस बरामद किए गए। जमानत पर छूटने के बाद में आतंकी उल्फत हुसैन फरार चल रहा था। भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले आज ताजनगरी के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ में ताजमहल का दीदार किया। अनिल करीब 1 घंटे तक ताजमहल परिसर में रहे। उन्होंने ताजमहल के इतिहास और पच्चीकारी का जानकारी भी ली। अनिल कुंबले को देखकर फैंस उत्साहित नजर आए और उनके साथ में फोटो खिंचाने की होड़ मच गई। हरदोई के कछोना इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक पिकअप का टायर फट गया, जिसके बाद में पिकअप एक प्राइवेट बस से टकरा गई। टक्कर के बाद में बस और पिकअप दोनों पलट गई। हादसे में पिकअप में सवार कई लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला और पुलिस की मदद से घायलों को अस्पताल भर्ती कराया। हादसा लखनऊ हरदोई हाईवे का है। खबर जालौन से है, जहां पर कोंच इलाके की छोटी दोहर गांव में एक खेत में 12 फीट का अजगर निकलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम में कड़ी मशक्कत के बाद में अजगर को काबू करके जंगल में छोड़ा। राजस्थान के झांसा देकर 13,18,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। कोर्ट ने केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और आदेश दे दिए हैं, जिसके चलते जांच पड़ताल शुरू हो गई है। सऊदी अरब में नौकरी दिलाने और वीजा बनवाने के नाम पर अकाउंट में 33 बार रुपए मंगाए गए और पीड़ित के साथ में धोखाधड़ी कर 13,18,000 रुपए हड़प लिए। मामला थाना कोतवाली बीकापुर के नदरोली गांव का है। पीड़ित इरफान ने आरोपी सोहराब सिद्दीकी, दरब सिद्दीकी और साथी मोइन अहमद और अब्दुल बारी पर अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिरकार पीड़ित ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए हैं। तो ये वीज़ा भेजने विदेश भेजने के नाम पे वीज़ा बनाने को लेकर धोखाधड़ी की गई है। कुल 13,18,000 रुपए का मामला है। ये मामला थाना कोतवाली बीकापुर के नंदरौली गांव का है, जहां पे सोहराब सिद्दीकी नामक व्यक्ति जो दिल्ली का रहने वाला है, उसका मुंबई में भी निवास व ऑफिस है और वो लेते हुए वहाँ पे नंदरौली आया थाना कोतवाली बीकापुर में, जहाँ पर उसने सरफराज के घर पे जाके कई लोगों को वीज़ा लेके विदेश भेजने के नाम पे पैसों की बात कही। 2,000 रियाल की सैलरी पे 58,500 रुपये के खर्चे पर भेजने की बात कही, जिसमें तकरीबन 37-38 लोगों ने अपने खाते से और उसके सुल्तान अहमद जो नंदरौली का निवासी है उसके खाते में जमा करके। कुशीनगर में हाई स्कूल के अंग्रेजी विषय की उत्तर पुस्तिका का बंडल ही गायब हो गया। उत्तर पुस्तिका गायब होने की जानकारी तब हुई जब उत्तर पुस्तिका की जांच के लिए बनाए गए केंद्र पर देर रात तक उत्तर पुस्तिका नहीं पहुंची, जिसके बाद में कसिया पुलिस ने केंद्र व्यवस्थापक कपिल देव प्रसाद और साथ ही संकलन केंद्र प्रभारी उमेश उपाध्याय पर गाइडलाइन के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसटीएफ ने हरदोई जिले में एक बड़े सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़ किया है। एसटीएफ की छापेमारी में 2 परीक्षा केंद्रों पर भारी गड़बड़ी पकड़ी गई, जिसमें 22 लिखी हुई कॉपियां बरामद की गई हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से 20 कॉपियां एक स्कूल प्रबंधक के घर पर लिखी जा रही थी। एसटीएफ ने 5 महिला सॉल्वरों को घटनास्थल से हिरासत में लिया है। उक्त सूचना पर स्थानीय पुलिस एवं एसटीएफ टीम द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें स्कूल प्रबंधकों के घर के अंदर से 30 अरद अंग्रेजी की लिखी हुई उत्तर पुस्तिकाएं एवं 49 जो है सादी उत्तर पुस्तिकाएं मिली हैं। इसमें प्रबंधक, प्रधानाचार्य, अध्यापक एवं छात्रों सहित कुल 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं 1900 लोगों को माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर हाई स्कूल की परीक्षा के दौरान सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों को पकड़ा गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटर कॉलेज में चेकिंग के दौरान दूसरे छात्रों की जगह पर परीक्षा देते पकड़ा है। शक होने पर जब अधिकारियों में परीक्षार्थियों के फोटो और हस्ताक्षर का मिलान किया गया तो मिलान नहीं हुआ। जब उनसे पूछताछ की गई तब उन्होंने बताया कि वे किसी अन्य छात्रों के बदले परीक्षा दे रहे थे।
उन्हें पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है और मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। उपाध्याय इंटर कॉलेज है ऊंचा गांव में। प्रथम पाली में आज हाई स्कूल की अंग्रेजी की परीक्षा संपादित हो रही थी। उसी दौरान जो केंद्र व्यवस्थापक और उनकी जो आंतरिक टीम होती है, तो उसमें ये जांच में पाया गया कि एक बच्चा दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। क्योंकि बोर्ड से एक नामावली आती है, तो उसमें जो बच्चे की फ़ोटो लगी रहती है, उसमें सिग्नेचर होते हैं। तो प्रत्येक दिन तो ओरिजिनल जो परीक्षार्थी था वो दे रहा था। आज अंग्रेजी का पेपर था, तो उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति उसके प्रवेश पत्र पर फ़ोटो अपना स्कैन करके और परीक्षा में प्रवेश कर गया और परीक्षा दे रहा था। गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक में तुराब बाजार का नाम बदलकर सीताराम बाजार रखने का प्रस्ताव पास हुआ है। वार्ड 88 के पार्षद नीरज गोयल ने इस संबंध में प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में रखा है। प्रस्ताव को महापौर समेत सभी पार्षदों ने मंजूरी दे दी है। मैंने नगर निगम में प्रस्ताव रखा बोर्ड बैठक के अंदर कि तुराब नगर बाजार जो है उसका नाम जो है सीताराम बाजार रखा जाए। सर्व सहमति से, पूर्ण सहमति से सभी पार्षदों ने उस पर सहमति प्रकट करी, महापौर ने प्रकट करी सहमति, और अब इस बाजार को सीताराम बाजार के नाम से जाना जाएगा। इसी बाजार के ठीक बीच में एक चौक पड़ता है जिसको पकोड़ा चौक के नाम से लोग मशहूर है। उस चौक का नाम भी अब जो है अयोध्या चौक रखा गया है और सर्वसम्मति से इसका पास हो गया है। गाजियाबाद पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिले के अंदर लगातार ट्रैकिंग अभियान चला रही है। बीती शाम को कबीरनगर में पुलिस ने ट्रैकिंग के दौरान बदमाश को पकड़ा है। संदिग्ध स्प्लेंडर मोटरसाइकिल सवार को ट्रैकिंग के लिए रुकने का इशारा किया गया था, लेकिन वो भागने लगा और पुलिस टीम पर अवैध तमंचा और साथ ही फायरिंग करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे बदमाश के पैर में गोली लग गई और पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाश का नाम सुकेश उर्फ राजा है। ये कल मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस पार्टी ने अपने जान की रक्षा की। उसके उपरांत फायर करने के बाद जब वो दूसरा तमंचा लोड करने लगा तो आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग में पुलिस बल द्वारा उसके ऊपर फायर किया गया, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। तत्काल वो वहीं पर गिर पड़ा, जिसपे पुलिस बल द्वारा तत्काल उसके पास जाकर उसको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सुकेश उर्फ राजा बताया, जो कि ग्राम शाहपुर का निवासी है, और यह भी पता चला कि इसका एक साथी कल मधुबन बापू धाम में मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ था। उस दौरान यह वहां से पुलिस को चकमा देके भाग गया था। आगरा के वीआईपी रोड पर जानलेवा स्किटिंग का वीडियो सामने आया है। इसमें एक शख्स ऑटो पकड़कर खतरनाक स्टंट करने का वीडियो बना रहा है। फतेहाबाद रोड का यह वीडियो बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। खबर देवरिया जिले से है, जहां पर बंद पड़े एक मकान में लगे सीसीटीवी के चलते 3 चोर पकड़े गए। दरअसल मकान मालिक ने घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा है और वो इन दिनों मुंबई में रहते हैं। सीसीटीवी कैमरे का फुटेज मोबाइल पर देखता था और 7 मार्च को कुछ चोर इस मकान में चोरी की नीयत से घुसे, लेकिन चोरों को क्या पता था कि उनकी करतूत मुंबई में बैठा मकान मालिक देख रहा है। चोरी होता देखकर इजराफिल ने तत्काल इसकी जानकारी थाने में दी। इसके बाद में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उस मकान को चारों तरफ से घेर लिया और चोरों से सरेंडर करने को कहा। खुद को चारों तरफ से घिरा देखकर चोरों ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। देखिए, थाना मैल जनपद देवरिया में विगत रात्रि की एक घटना है। वहां पे गहिला मोड़ के पास एक इशराफिल अंसारी जी हैं, जो कि वहीं के रहने वाले हैं, जो अभी इस समय मुंबई में रहते हैं। उनका घर एक बंद पड़ा हुआ था, उसमें 3 लोगों ने इलीगल एंट्री करी और चोरी कर रहे थे। इसको उन्होंने अपने सीसीटीवी कैमरे में देखा, जो कि इंटरनेट बेस्ड था, और वो मुंबई में उन्होंने अपने इसको देखा और उन्होंने अपने परिजनों को और पुलिस को तत्काल सूचना दी। इस सूचना पे तत्काल पुलिस और आस पड़ोस के लोग वहां पहुंचे और 3 चोरों को घटना कारित करते हुए मौके से पकड़ा गया। इनके नाम अवधेश निषाद, सन्नी मिश्रा, जयकिशुन उर्फ गोलू यादव हैं।
बागपत में पुलिस का बदमाशों से एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से 25,000 का इनामी घायल हो गया। पकड़े गए बदमाश अभिषेक उर्फ सागर पर हत्या समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। अभिषेक मेरठ का रहने वाला है। और लखनऊ के BBAU कैंपस में पीजी स्टूडेंट से छेड़छाड़ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को देर रात स्टूडेंट्स ने हॉस्टल परिसर में प्रदर्शन किया था। मामला 6 मार्च का है। पीड़ित छात्रा ने संघमित्रा हॉस्टल के ऑफिस स्टाफ विनय पर जबरन गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। प्रॉक्टर डीन और वार्डन से लिखित शिकायत की गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। 2 दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर छात्राओं ने प्रोटेस्ट किया। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।